हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसका फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। उससे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट के बारे में। यहाँ पे दे रखा है अल्फोंसो कोर्टा नाम का एक साइंटिस्ट, जिसके बारे में हम सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है। एक है कि इसने जो है मेमेलियन का ऑडिटरी सिस्टम बताया था, मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम बताया था, और दूसरा इसने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताया था रेप्टाइल का। दो चीज़ याद रखनी साइंटिस्ट के बारे में हमें। हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर। सबसे पहले इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मेजर कंपोनेंट फूड के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में। फूड जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल देता है जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। जो वाटर हम लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन से बचाता है हमारी बॉडी को। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में ओरिजिनल फॉर्म में, उसे हमें छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होता है बाय मैकेनिकल बायोकेमिकल मेथड। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है एंटीरियर ओपनिंग माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है माउथ से और ओपन होता है पोस्टरली थ्रू एनएस। माउथ से स्टार्ट होके एनएस पे ख़त्म होता है। माउथ जो है वो बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं, एक मस्कुलर टंग होती है। अब क्या होता है, टीथ के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला है थीकोडेंट, मतलब थीकोडेंट का मतलब होता है टूथ जो है, हर एक टूथ जो है वो एम्बेडेड होता है जो बोन के अंदर। इस तरह के अटैचमेंट को हम थीकोडेंट बोलते हैं। ज़्यादातर मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं उनकी लाइफ टाइम में। एक होता है टेम्परेरी और एक टेम्परेरी को हम डेसिडुअस भी बोलते हैं, जो बच्चों में पाए जाते हैं और वो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से या फिर अडल्ट टीथ से। इस तरह के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं, डायोफायोडेंट। जब दो तरह के टीथ मिलते हैं इस तरह के डेंटिशन को बोलते हैं डायोफायोडेंट। तो ह्यूमन बींग में थीकोडेंट टीथ मिलते हैं, एक डायोफायोडेंट। अब आते हैं अडल्ट ह्यूमन बींग में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो 4 तरह के होते हैं। इस तरह के डेंटिशन को हम हेट्रोडेंट बोलते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। जो टीथ का अरेंजमेंट है अपर हाफ और लोअर हाफ में, जो कि वो रिप्रेजेंट होता है डेंटल फॉर्मूला से, जो कि होता है अडल्ट के अंदर 2123/2123 एक अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में क्या होता है, बच्चे में एक तो प्री मोलर्स नहीं होते और एक थर्ड मोलर नहीं होता। तो बच्चे में यही फॉर्मूला, जो एक बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, उसमें ये फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम एक बच्चे में ये फॉर्मूला देंगे तो उसमें थर्ड मोलर नहीं होता और प्री मोलर नहीं होते। तो उस बच्चे में ये फॉर्मूला 2102/2102 हो जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 212/212। और एक 17-18 साल के बच्चे में क्या होता है, उसमें जो है 17-18 साल के बच्चे में थर्ड मोलर नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला 2122 हो जाएगा। 21-22 साल की उम्र में आता है थर्ड मोलर, तो ये फॉर्मूला जो है 2122 हो जाएगा। हम बात करते हैं आगे। हार्ड च्यूइंग सरफेस जो है, टीथ का एक हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है जो एनिमल का बना होता है, जो फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। टंग के बारे में देखें तो टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ओरल कैविटी से जुड़ा होता है फेरुनुलम की मदद से। तो टंग जो है वो ओरल कैविटी से जुड़ी होती है फेरुनुलम की मदद से। अपर सरफेस जो होता है टंग में, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं। और इनमें से कुछ पैपिले के अंदर जो है टेस्ट बड होते हैं, कई सारे पैपिले होते हैं। एक सर्कमवेलेट करके होता है, एक फंजी फॉर्म होता है, बट अब ये नीट के सिलेबस में इतना नहीं आता। एक फोलेट होता है, वो भी सारे पैपिले होते हैं। बट ये याद रखना है कि टंग के अपर सरफेस पे स्मॉल पोजीशंस होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं, और कुछ के अंदर इनमें से टेस्ट बड होते हैं। अब क्या होता है, ओरल कैविटी जो होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है शॉर्ट फेरिंग्स के अंदर, जो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड
एयर के लिए। तो फेरिंग जो है कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों के दोनों जो है फेरिंग्स के अंदर ओपन होते हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि फूड की एंट्री को ग्लोटिस के अंदर नहीं होने देता, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग है। मतलब ईसोफेगस और हमारी विंड पाइप दोनों ओपन होते हैं फेरिंग्स में। और कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस को कवर करके रखता है। ये ग्लोटिस जो है वो ओपनिंग होती है विंड पाइप की। जब विंड पाइप जहाँ पे फेरिंग्स के अंदर खुलता है वहाँ पे ग्लोटिस होता है, और ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस से कवर होता है। इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये फेरिंग जहाँ पे खुलता है यहाँ पे ग्लोटिस होता है, और वो एपिग्लोटिस से कवर्ड होता है, जिससे कि खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए, सीधा फूड पाइप के अंदर खाना जाए, इसलिए होता है ये। अब बात करते हैं हम आगे। ईसोफेगस क्या होती है? एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो पोस्टरली पास करती है, नेक के पीछे से जाती है, नेक, थोरेक्स और डायफ्राम के, और एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं जिसको हम स्टमक बोलते हैं। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टमक बोलते हैं। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगी तो स्टमक जो है वो जे शेप का होता है। जे शेप का होता है स्टमक। एक स्पिंचर होता है जो रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के अंदर, वो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, या फिर इसको कार्डिक स्पिंचर भी बोला जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर या कार्डिक स्पिंचर। इसकी हेल्प से ईसोफेगस जो है वो ओपन होती है स्टमक के अंदर। अब स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक की लोकेशन देखें तो स्टमक प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी के। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, जिसके 4 मेजर पार्ट होता है। एक होता है कार्डिक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होती है, एक होता है फंडेक रीजन, एक होती है बॉडी जो कि मेन सेंट्रल रीजन है, और एक पायरोलिक पोर्शन। तो इनमें से जो पायरोलिक पोर्शन है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दे रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक शी शेप्ड डिओडेनम होती है, एक लॉन्ग कोइल्ड मिडिल जेजुनम होती है, और एक हाईली कोइल्ड इलियम होता है लास्ट वाला पोर्शन। जो स्टमक की ओपनिंग है डिओडेनम में, वहाँ पे भी एक स्पिंचर लगा होता है, उसे पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। तो जो ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक के अंदर है वहाँ गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, और जब स्टमक की ओपनिंग डिओडेनम में होती है वहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। अब ये जो इलियम है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम जो है स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक की तरह होता है, जो जिसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं इससे, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि वेस्टिजल होता है, हमारे अंदर नहीं प्रेजेंट होता। सीकम ओपन होता है कोलन के अंदर। कोलन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। सिग्मोइड कोलन, जो सिग्मोइड कोलन है वो रेक्टम में ओपन होता है, रेक्टम फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे पार्ट को। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले डिओडेनम होता है जो कि हमारा शी शेप है। इसके बाद डिओडेनम के बाद जेजुनम आता है, जेजुनम जो कोइल्ड है, और फिर इसके बाद इलियम आता है जो हाईली कोइल्ड है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो सीकम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म को होस्ट करता है। यहाँ से ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस निकलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, जो कि वेस्टिजल होते हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजल होते हैं। फिर कोलन आता है जिसके 3 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो हम आगे आते हैं। आगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, जो ईसोफेगस से रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी 4 लेयर्स होती हैं उसकी वॉल में। एक सबसे बाहर होती है सिरोसा, फिर होती है मस्कुलरीज, फिर सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट हो गई, जो कि किसी बनी होती है, टिश्यू की बनी होती है, जो कि थिन मेसोथीलियम होता है, और विसरल ऑर्गन का एपिथीलियम होता है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो सिरोसा बना होता है थिन मेसोथीलियम एंड एपिथीलियम, विसरल ऑर्गन मीन सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरी जो है वो स्मूथ मसल से बना होता है, जो कि अरेंज होती है 2 लेयर में, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में मस्कुलरीज प्रेजेंट होती है। स्टमक के अंदर जो है एक तीसरी लेयर भी होती है मस्कुलरीज के अंदर, जो कि होती है ओब्लिक मस्कुलर लेयर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है।
इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में ओब्लिक मस्कुलर लेयर होती है। सब म्यूकोसल लेयर होती है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इससे अंदर सब म्यूकस लेयर होती है जो कि किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, लिम्फ वेजल्स होती हैं। डिओडिनम के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा के। सब म्यूकोसा के अंदर मेनली तो नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट है, बट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं डिओडिनम के अंदर, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। डिओडिनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर की, जो ल्यूमेन की लाइनिंग करता है लिम्फेटिक कैनाल के, उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। ये जो म्यूकोसा होती है ये इरेगुलर फोल्ड बनाती है स्टमक के अंदर, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम विलाई बोलते हैं। तो स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनाती है रूगी, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसे विलाई बोलते हैं। जो सेल्स विलाई की लाइनिंग कर रही है उसमें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बनाते हैं। ये मॉडिफिकेशन जो है सरफेस एरिया बढ़ा देती है। विलाई जो है वो सप्लाई होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से और लार्ज लिम्फ वेजल से, जिनको हम लेक्टेर बोलते हैं। विलाई सप्लाई होता है नेटवर्क कैपिलरीज से और लार्ज लिम्फ वेजल से, जिसको हम विलाई बोल रहे हैं। जो म्यूकोसा की एपिथीलियम है उसके अंदर गॉबलेट सेल भी होती है जो म्यूकस को सेक्रीट करती है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं स्टमक के अंदर, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, और छोटे छोटे क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं विलाई के बेसिस के बीच में इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको क्रिप्स ऑफ लिवर कम बोलते हैं। ये सारी की सारी लेयर जो मॉडिफिकेशन शो करती है डिफरेंट पार्ट में लिम्फेटिक कैनाल के। अब हम लेयर का डायग्राम देखें तो ये डायग्राम दे रखा है। सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा है, थिन मेसोथीलियम की बनी होती है, एपिथेलियम विसरल ऑर्गन, फिर मस्कुलरीज है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनके बीच में ओब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। देन सब म्यूकोसा है, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। देन जो ल्यूमेन की लाइनिंग कर रही है वो म्यूकोसा होती है, जिनके अंदर रूगी होते हैं स्टमक के अंदर, और विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे हो गया ये हमारा। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड से पहले डायग्राम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है, जिसमें विलाई दे रखे हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स दे रखे हैं, जिनको हम लेक्टेल बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो है फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लेक्टेल। कैपिलरीज दे रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के बीच में क्रिप्स दे रखे हैं जो म्यूकोसा लेयर बनाते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो लिम्फेटिक कैनाल में प्रेजेंट होते हैं वो तीन होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है, एक लिवर होता है, एक पैनक्रियाज होता है। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। सलाइवा मेनली तीन सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। एक होता है पैरोटिड जो चिक पे प्रेजेंट होता है, एक होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो जो के नीचे प्रेजेंट होता है, एक होता है सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड जो है बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, बट सलाइवरी जूस को जो सेक्रेट करते हैं वो बकल कैविटी के अंदर करते हैं। हम आगे आते हैं लिवर के अंदर। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी पे जस्ट बिलो दी डायफ्रागम। डायफ्रागम से नीचे उसमें दो लोब्स होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की बात करें लिवर की, तो वो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स आर दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिवर, और इसमें हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक लोब्यूल के अंदर, जो कि कोड्स की फॉर्म में अरेंज होती है। अब ये लोब्यूल जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिवर की, वो कवर्ड होती है थिन कनेक्टेड टिश्यू शीट से, जिसको हम ग्लीशंस कैप्सूल बोलते हैं। तो लोब्यूल जो होती है हिपैटिक लोब्यूल वो कवर्ड होती है कनेक्टेड टिश्यू शीट ग्लीशंस कैप्सूल से। हिपैटिक सेल्स बाइल्स को सेक्रीट करती हैं, जो पास करता है हिपैटिक डक्ट से और स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट हो जाता है मस्कुलर सैक गोल ब्लैडर के अंदर। बाइल को सेक्रीट करते हैं हिपैटिक सेल्स, जो हिपैटिक डक्ट से पास होता है और स्टोर्ड और कंसंट्रेट होता है गोल ब्लैडर के अंदर। गोल ब्लैडर का डक्ट जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, गोल ब्लैडर का डक्ट जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर। गोल ब्लैडर का डक्ट, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट लिवर से आता है, सिस्टिक डक्ट गोल ब्लैडर से आता है, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं।
बाइल डक्ट और पैनक्रियाज जो है वो ओपन होते हैं एक साथ डिओडिनम में। डिओडिनम में कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट, इस कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट को एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये ओपन होते हैं डिओडिनम में एक स्पिंचर्स की मदद से, जिस स्पिंचर को हम बोल रहे हैं स्पिंचर ऑफ ओडी। स्पिंचर ऑफ ओडी की मदद से कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट ओपन होता है किसके अंदर, डिओडिनम के अंदर। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो है मिक्सो कंपाउंड ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर। ये सिचुएटेड होता है लिम्स के बीच में सी शेप डिओडिनम के। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज का वो अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन को, जो कि ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम की। लिवर गॉल ब्लैडर है पैनक्रियाज के। तो ये जो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलता है, लिवर से हेपेटिक डक्ट निकलता है, वो मिलके कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये पैनक्रेटिक डक्ट से जुड़ के कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट बनाएगा, इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं, जो कि ओपन होता है डिओडिनम में। एक स्पिंचर लगा होता है यहाँ पे, जहाँ पे ओपन होता है डिओडिनम में, जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। अब बात करते हैं हम आगे, फूड का डाइजेशन कैसे होगा। तो फूड का डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से होता है। जो बकल कैविटी होती है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है मेनली, एक तो फूड का मेस्टिकेशन करना और स्वेलिंग करना। फूड को एकदम मिक्स कर देती है और उसको चबाने में हेल्प करती है। और जो टीथ और टंग होते हैं बकल कैविटी के अंदर, वो सलाइवा की मदद से फूड को मेस्टिकेट करते हैं, तोड़ते हैं और मिक्सड अप कर देते हैं एक साथ। म्यूकस जो है वो सलाइवा में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो लुब्रिकेट करता है फूड को और अडेयर करता है फूड पार्टिकल को एक चीज़ में, जिसे हम बोलस बोलते हैं। म्यूकस के साथ मिलके, सलाइवा म्यूकस के साथ मिलके फूड पार्टिकल को मेस्टिकेट करके बोलस बना देता है। अब ये बोलस जो है फेरिंग्स के थ्रू जाएगा ईसोफेगस में, जहाँ पे स्वेलिंग भी होगी, जिसको हम डीग्लूटिनेशन बोलते हैं। स्वेलिंग और डीग्लूटिनेशन से बोलस जो है वो फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाएगा। देन इसके बाद ईसोफेगस से एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट करते हुए, जिसको हम पेरिस्टालिस बोलते हैं, फर्दर पास डाउन होगा। फिर एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर होता है जो फूड को ईसोफेगस से स्टमक के अंदर ले जाएगा। अब जो सलाइवा है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देखो। तो सलाइवा जो होता है ओरल कैविटी में, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोराइड, बायोकार्बोनेट। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बताती है और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करवाती है। केमिकल प्रोसेस डाइजेशन का वो इनिशिएट हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर ही बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। 30% स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर ही, जिसकी pH 6.8 होती है, इनटू अ डाइसेक्राइड, जिसे माल्टोज बोल रहा है। तो 30% स्टार्च ओरल कैविटी में ही माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, और यहाँ pH होते हैं 6.8, ये याद रखना है। इसके बाद एक और एंजाइम होती है सलाइवा के अंदर, से लाइसोजाइम बोलते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह एक्ट करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक के म्यूकोसा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्टमक के म्यूकोसा में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, अभी भी हमने पढ़ा था। एक रूगी प्रेजेंट होता है स्टमक के म्यूकोसा में और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर जो है मेनली 3 टाइप की सेल होती हैं। म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस को सेक्रेट करे, एक पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक और चीफ सेल किसको सेक्रेट करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को जो पेप्सिन के डाइजेशन में हेल्प करती है उसको सेक्रेट करती है। एक सेक्रेट करती है पैराइटल, सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स को, जो सेक्रेट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को। जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रेट करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो है वो फूड को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है। अब फूड जो है ईसोफेगस से जो फूड आया वो मिक्सड हो जाता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से स्टमक के बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। अब स्टमक के अंदर जो फूड है उसे काइम बोलेंगे। बकल कैविटी में फूड था तो उसे बोलस बोल रहे थे, वो म्यूकस और सलाइवा के साथ मिक्स था। अब यहाँ पे स्टमक के अंदर जो फूड है उसको काइम बोलते हैं। यहाँ पे प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजन होती है जिसको सेक्रेट कर रही थी
कौन सी सेल, ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्टिक और चीफ सेल सेक्रेट कर रही थी। ये क्या करेगा, ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है, इस पर जब एस सेल एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, क्योंकि प्रोटोलाइटिक एंजाइम है स्टमक की जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाती है। पेप्सिन क्या करेगी, पेप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पे और उसे प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। जो म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में स्टमक के, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूकोसा की एपिथेलियम को बचाने में फ्रॉम हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कंसनट्रेटेड HCl। HCl जो है वो एसिडिक pH प्रोवाइड करता है 1.8, जो कि ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए। रेनिन प्रोटोलाइटिक एंजाइम होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस में मिलती है इन्फेंट के। जो बच्चे होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम देखने को मिलती है जिसको हम रेनिन बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों में मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। कुछ अमाउंट में लाइपेज भी गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारी मूवमेंट को जनरेट करते हैं मस्कुलर लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये मूवमेंट जो है वो हेल्प करती हैं फूड को बहुत सारे सेक्रीशन जो होते हैं इंटेस्टाइन के उनके साथ मिक्स करने में और डाइजेशन करवाने में। बाइल, पैनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, 3 मेजर सेक्रीशन हैं जो रिलीज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रेटिक जूस और बाइल जो है वो रिलीज़ होता है हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट से, जहाँ पे स्पिंचर ऑफ फूड प्रेजेंट था, हमने अभी पढ़ा था। पैनक्रेटिक जूस में 3 इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, एक कीमोट्रिप्सिनोजन, एक प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लेज। ये सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं प्रो एंजाइम, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पैनक्रेटिक जूस में। अब बात करते हैं कैसे ये एक्टिव होती हैं। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम एक्टिवेट करती है ट्रिप्सिनोजन को, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलती है, जिसको हम बोल रहे हैं एंट्रोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने वाली एंजाइम है एंट्रोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ये बाकी सारी जो इनएक्टिव एंजाइम है पैनक्रेटिक जूस की उनको एक्टिव करता है। अब बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जो रिलीज़ होता है डिओडिनम के अंदर, उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवायरेडिन। बाइल सोल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फोस्फोलिपिड होते हैं। बिलिरुबिन, बिलिवायरेडिन बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सोल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड होता है, पर कोई एंजाइम नहीं होती बाइल जूस के अंदर। बाइल जो है वो फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब फैट को छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जो है वो भी लाइपेज को एक्टिवेट करता है। इसके बाद हम मानते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर जो है गोबलेट सेल होती है जो सेक्रेट करती है म्यूकस को। म्यूकोसल एपिथेलियम में गोबलेट सेल होती है जो म्यूकस को सेक्रेट करती है। तो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स का सेक्रीशन है म्यूकस की अलोंग विद द सेक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल, ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकस अलोंग विद द सेक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल। ब्रश बॉर्डर सेल्स और गोबलेट सेल का सेक्रीशन मिलके इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंट्रिकस बनाता है। तो गोबलेट सेल और ब्रश बॉर्डर सेल जो है म्यूकस का, वो दोनों मिल के जो इंटेस्टाइनल और सकस एंट्रिकस, इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंट्रिकस बनाता है। अब ये जो सकस एंट्रिकस है इसके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, लाइक डाइसेक्राइड माल्टेज होगी, डाइपेप्टाइड्स हो गई, लाइपेज होगी, न्यूक्लियोसाइडेज होगी, ठीक है। ये सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सकस एंट्रिकस के अंदर। गोबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स जो है मिलके सकस एंट्रिकस बनाते हैं। म्यूकस और बायोकार्बोनेट जो पैनक्रियास से है वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से। म्यूकस और बायोकार्बोनेट दोनों इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को बचाता है एसिड से और एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी pH 7.8 होती है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। म्यूकस और बायोकार्बोनेट दोनों इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को जो है एसिड से बचाती है और अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। और इस चीज़ में जो है सब म्यूकोसा में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, ब्रूनस ग्लैंड, वो भी हेल्प करते हैं अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर एंजाइम एक्टिविटी और एसिड से बचाते हैं। अब बात करते हैं आगे हम प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, जिनको पेप्सिन ने कन्वर्ट किया था प्रोटीन को प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में। हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स हैं ये काइम के अंदर, ये इंटेस्टाइन में जाते हैं और इन पे जो है प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रेटिक जूस का एक्शन होता है। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्ट करती है प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोज में और उनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करती है।
कार्बोहाइड्रेट जो होता है काई में उसको हाइड्रोलाइज करती है कौन सी एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इनटू डाइसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करती है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। फैट को ब्रोकन डाउन करती है लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल। ठीक है, फैट को ब्रोकन डाउन करती है लाइपेज डाइग्लिसराइड में, और देन वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो न्यूक्लियस होते हैं पैनकेटिक जूस में वो ऐड करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, न्यूक्लियस होते हैं पैनकेटिक जूस में वो ऐड करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो सक्कस एंट्रिकस के अंदर एंजाइम है वो ये जो अब रिएक्शंस है इनकी जो प्रोडक्ट बने उन पे एक्ट करती है और उन्हें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करके ग्लूकोज को गैलेक्टोज में, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करती है न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करके उनको शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देती है, डायोमोनोग्लिसराइड में लाइपेज एक्ट करके फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन है वो ड्यूोडेनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो सिंपल सब्सटेंस जो बन जाता है ब्रेकडाउन से बायोमैक्रोमोलिक्यूल के ड्यूोडेनम वाले रीजन में वो जो है जेजुनम में और देन इलियम में जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस हैं वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है जो म्यूकस सेक्रीशन और म्यूकस में हेल्प करता है एडहेरिंग में वेस्ट पार्टिकल्स की टुगेदर और लुब्रिकेट करता है। मतलब म्यूकस जो है वेस्ट पार्टिकल अडेयर करता है, लुब्रिकेट करता है। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उनको हम फीसिस बोलते हैं, वो सीकम में एंटर करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इलियोसिकल वॉल जो बैक फ्लो को बचाती है। इलियोसिकल वॉल के थ्रू जो है वो सीकम में एंटर कर रहे हैं अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जिसको फीसिस बोल रहे हैं, जो बैक फ्लो से बचाती हैं। वहाँ पे इलियोसिकल वॉल होती है, टेम्परेली स्टोर्ड हो जाएगा रेक्टम के अंदर फूड जब तक डेफिकेशन ना हो, जब तक बाहर ना निकले। अब क्या करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो एक्टिविटीज़ है वो न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल में होती है फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड है ओरल कैविटी में वो सेक्रीशन करता है सलाइवा का। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन सेक्रीशन भी स्टिमुलेट होते हैं न्यूरल सिग्नल से। मस्कुलर एक्टिविटीज़ और डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी मोडरेट होती है न्यूक्लियर मैकेनिज्म से, लोकल थ्रू CNS। हार्मोन कंट्रोल और सेक्रीशन और डाइजेस्टिव जूस को कैरी आउट करता है लोकल हार्मोन जिसको प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कैलोरीफिक वैल्यू देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे अगर हम आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है 1 ग्राम फूड की को कम्बस्ट करने से वो फिजियोलॉजिकल फूड है। अगर यही चीज़ बॉम कैलोरीमीटर में हो रही है तो वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो जो ग्रॉस होती है कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की 4.1, प्रोटीन की 5.65 और फैट की 9.45। जबकि जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4 होती है प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की 4 और 9 होती है फैट की। अब बात करते हैं डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिससे जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के वो पास हो जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ के अंदर। पैसिव एक्टिव फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ों से हो सकते हैं। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन ये एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन। इन सब्सटेंस को जो पैसेज है ब्लड के अंदर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, बट कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ करियर प्रोटीन्स। कुछ सब्सटेंस होते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ करियर प्रोटीन्स। इस मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है और फैसिलिटेट से भी। क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूजन से होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और उसमें एनर्जी चाहिए। पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट अमाइनो एसिड और ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम को एब्जॉर्ब होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो याद रखो क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूजन से और सोडियम आयन
एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, तो तीनों मेथड से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो जिस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते। ये सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जिनको मिशल्स बोलते हैं, जो देन इंटेस्टाइन म्यूकोसा में जाते हैं। देन वहाँ पे वो रीफॉर्म्ड होते हैं स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, जिन्हें कमाइलोमाइक्रोन बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेजल्स में, लैक्टियल बोलते हैं विलाई के अंदर। ये लिम्फ वेजल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एब्जॉर्ब सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट पार्ट में होता है लिम्फेटिक कैनाल का, लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बट ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन की समरी डिफरेंट पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब होती है माउथ के अंदर। स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होता है वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल। स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल। ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। तो ड्रग्स जो है एक तो माउथ में होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। वाटर और मिनरल्स लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, वाटर स्टमक में भी होता है, सिंपल शुगर स्टमक में होती हैं। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फाइनली कहाँ जाते हैं, टिश्यू में जाते हैं, और टिश्यू उनको यूटिलाइज कर लेता है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। आगे आते हैं तो डाइजेस्टिव वेस्ट इसके बाद फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है रेक्टम के अंदर। देन न्यूरल रिफ्लेक्स आता है जो अर्ज या डिज़ायर कोज करता है उनको रिमूव करने के लिए। तो जो फीसिस का इजेशन है आउटसाइड थ्रू द एनस, उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन। ये वॉलेंटरी प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में होता है, और मैस पेरिस्टलिक मूवमेंट के थ्रू इसको हम कैरीड आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें इन्फ्लेमेशन आना जो है मोस्ट कॉमन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन को कोज करते हैं कुछ पैरासाइट जो इंटेस्टाइन में लाइव करती हैं, लाइक टेप वोम। ये पैरासाइट होते हैं टेप वोम, राउंड वोम, थ्रेड वोम, पिन वोम, हुक वोम। अब बात करते हैं हम डिसऑर्डर कौन कौन से होता है। सबसे पहले हमारा आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर अफेक्टेड होता है, स्किन और आइज़ येलो हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होता है। स्किन और आइज़ में बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन की वजह से वो वोमिटिंग में देखें तो इस स्टमक का कंटेंट जो है माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। इस रिफ्लेक्सेशन को कैरीड आउट करता है वोमिट सेंटर जो कि मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, और एक नोजिया की फीलिंग जो है वो वोमिटिंग का कारण बनती है। अब बात करते हैं डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जो बाउल की मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल होती है, जिससे कि जो फीसिस होता है उस फीसल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसे डायरिया बोलते हैं, और इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। फीसिस जो है वो कॉलन में रह जाता है क्योंकि बाउल मूवमेंट जो है वो इरेगुलर होती है। फीसिस रिटेन इन द कॉलन ड्यू टू इरेगुलर बाउल मूवमेंट। अब बात करते हैं इनडाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। इनडाइजेशन का जो कोज होता है वो होता है इनडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। अब बात करते हैं PEM, जो कि होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और फूड की कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, साउथ एशिया और इन सब में, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। ये बांग्लादेश में हुआ था, वॉर के टाइम पे इथियोपिया में हुआ था, सब दे रखा है। अब हम बात करते हैं पर क्वाशिका और मेरास्मस में डिफरेंस क्या होता है। मेरास्मस में जो है क्या होता है, मेरास्मस के अंदर जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, जबकि क्वाशिकर में खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। फिर अगर हम आगे आते हैं तो जो मेरास्मस है वो लेस देन 1 ईयर वाले एज के अंदर होता है, इन्फेंट के अंदर होता है, जब मदर मिल्क को हम रिप्लेस कर देते हैं अदर फूड से, क्योंकि पुअर होता है प्रोटीन और कैलोरी वैल्यू दोनों में। जबकि क्वाशिकर की बात करें तो ये कब होता है, ये जो है जब मदर मिल्क को हम जो है रिप्लेस कर दें हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर एज। मेरास्मस लेस देन 1 ईयर एज होता है और क्वाशिका मोर देन 1 ईयर एज में होता है। ठीक है, मेरास्मस में फिर क्या होगा, ये तब होता है जब मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी हो और जब छोटा पहला बच्चा जो है अभी भी
छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। मेरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पैक्ट करते हैं ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू को। एक्सट्रीम एमेसिकेशन हो जाता है बॉडी का, लिम्स वगैरह की थिनिंग हो जाती है, ड्राई और विंकल्ड स्किन हो जाती है, ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन भी नहीं हो पाती और मेंटल फैसिलिटीज़ भी इम्पेयर्ड होती हैं। जबकि क्रॉसिकर में क्या होता है, क्रॉसिकर में भी फास्टिंग होती है, मसल्स की थिनिंग होती है, लिम्स की ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेल हो जाती है, बट इसमें कुछ फैट डिस्पोजिट हो जाता है स्किन के अंदर, जिसे ओडिमा बोलते हैं, और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स की। बस चैप्टर हुआ फिनिश।